उत्तराखंड के चुनावी सफर में आगे बढ़ते हुए आज पगडंडी की टीम का कारवां रुका है रवि नेगी जी के पास, जिन्होंने 2020 में पड़पड़गंज विधानसभा से मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट इलेक्शंस लड़े थे और इस बार उन्हें अल्मोड़ा जिले से प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। धन्यवाद आपका सभी का। तो सर पहला और सीधा सवाल हम पड़पड़गंज आपकी विधानसभा रही है उसी से पूछते हैं। इस बार आपके जो चीफ मिनिस्टर या दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे आके बहुत रैलियां कर रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ पे आ रहे हैं और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो शिक्षा नीति है उस पर कोई काम नहीं किया गया है। काम तो उन्होंने किया है दिल्ली में, स्कूल्स में, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स के चेहरे बदल दिए गए हैं। कितना सहमत हैं आप इससे? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो डिप्टी सीएम कहते हैं मनीष सिसोदिया जी कि हमने बहुत काम किया है। मैं एक साधारण सवाल इनसे पूछता हूँ, अगर इन्होंने बहुत काम किया है दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, ये कहते हैं हमने एजुकेशन बहुत अच्छा किया, तो पटपड़गंज विधानसभा में आप चुनाव लड़े, मैं उनके अगेंस्ट लड़ा, आप मात्र 3000 वोट से आप चुनाव जीत रहे हैं। अगर आपने बहुत बढ़िया काम करा है तो आप 3000 वोट से क्यों चुनाव जीत रहे हैं? आप जीते ना 50,000 से। और एक तरफ जो दंगे कराते हैं अमन अब्दुल्ला खान इनकी पार्टी के, जो आए दिन जामे में दंगे कराते हैं, वो जीत रहे हैं 17,000 से। और आप कहते हैं कि हमने विकास किया, हमने डेवलप किया, तो मात्र 3000 वोट से जीतने के बाद आप यहाँ पे उत्तराखंड में आके आप लोग यहाँ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया होता तो आप 50,000 से जीतते। बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, इनका काम ही सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है, काम कुछ नहीं करते, बस इनका यही है। लेकिन सर अगर हम जनता के नजरिए से देखें तो 2 बार उनको जिताया गया है, मतलब दिल्ली में पकड़ है आपकी। अगर काम नहीं हुआ है तो जनता कैसे उनको वोट दे रही है? देखो, दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम किया इन्होंने। जो बिजली हाफ और पानी माफ के जरिए ये लोग आए, इन्होंने लोगों को झांसा दिया और अब एक्सपोज हो चुके हैं, लोगों को पता चल गया। 2019 में जो लोकसभा चुनाव था उस टाइम सुकड़ा साहब हुआ इनका। 2020 में हम मानते हैं हम चुनाव हारे, पर हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ, हम 43 वोट प्रतिशत था हमारा, और जो हमारा था। और कांग्रेस हिली, उसका फ़ायदा इनको मिला, आम आदमी को, तो हम लोगों को नुकसान नहीं हुआ। और इवन मैं इतना कहता हूँ, अगर आपने काम किया है तो आप क्यों इतने फाइट में आ गए? 12 राउंड तक आप पीछे रहे। 15 राउंड का इलेक्शन होता है, उसमें 12 राउंड तक लगातार दिल्ली का मुखिया, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम लगातार पीछे चल रहा है। आपको पसीने आ रहे हैं, सर्दी का मौसम है, फरवरी का महीना चल रहा था, आप बार बार पानी पी रहे हैं, तो ये कहाँ, आप क्यों दूसरे राज्यों में जाके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? दिल्ली जानती है और ये एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली में जिस प्रकार आज बेहाल है, पिछले 7 सालों में कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में। दिल्ली बिल्कुल सड़कों में गड्ढे, ये गड्ढे सड़कों में हैं, ये बताना मुश्किल है। आप सिर्फ बिजली माफ करके दिल्ली में काम आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ झांसा दिया लोगों को। सर बिजली पानी की बात आप कर रहे हैं, तो सर बिजली पानी माफ और जो उन्होंने बसेस में जो सुविधाएं दी हैं महिलाओं को, वो यही सब चीज़ और स्टेट्स में भी लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी उन्होंने यही कहा है कि अगर यहाँ पे उनकी सरकार आती है तो वो यही सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी देंगे। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये फैसिलिटीज़ हैं या फिर से ये जनता पे ही कोई वो किया जा रहा है आपके हिसाब से? देखो, आज दिल्ली जल बोर्ड डूब गया है, बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस में है और करीबन 5,000 करोड़ लॉस में चल रहा है। दिल्ली बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है जल बोर्ड। और इवन पानी जो घर में सुबह आता है, हम गंदे पानी पीते हैं। दिल्ली का सब सारे लोग, अभी जब केंद्रीय टीम ने एक सर्वे करा, जो केंद्र सरकार ने, तो दिल्ली का पानी सबसे गंदा पानी था, पूरे देश में 27वें नंबर का गंदे पानी में था। और आप गंदा पानी लोगों को पिलाते हैं। बस की बात करते हैं डीटीसी की, आप डीटीसी 2000 करोड़ के लॉस में है और डीटीसी एक आरटीआई के मुताबिक 2024 में डीटीसी खत्म हो जाएगी दिल्ली में। आपने पिछले 7 साल में एक नई बस नहीं खरीदी। आप महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, पर आपने ट्रांसपोर्ट में कोई ऐसा काम नहीं करा जो बसें अच्छी आती दिल्ली में प्रदूषण में काम होता। आप वही पुरानी जो शीला दीक्षित जो बसें देगी थी कॉमनवेल्थ में, वही बसें आप दिल्ली में चला रहे हैं। पिछले 7 साल में कोई बसें नहीं। ये सिर्फ लोगों को झूठ बोलने का काम करते हैं। और दिल्ली में जो महिलाओं को इन्होंने बसें जो फ्री कर रखी हैं, वो ये कहते हैं बाहर भी करेंगे। तो दिल्ली की हालत तो खस्ता है बसों की, क्या बाहर भी आप लोगों को बोझ डालेंगे? दिल्ली में आज जो हम टैक्स पे ही हैं, उस टैक्स पे का बिल्कुल नुकसान करते हैं और हमारे पैसों की बर्बादी होती है। प्रचार है और सिर्फ 7 सालों में सिर्फ प्रचार करते हैं केजरीवाल जी, और खूब प्रचार किया है। कोरोना काल में खूब प्रचार किया और हमेशा इनका काम सिर्फ प्रचार में होता है, जमीन में कुछ नहीं करते।
सर अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार आती है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पहाड़ों की राजनीति जो होती है वो बहुत अलग होती है और राज्यों से, यहाँ पर अगर आप आती है तो कैसा असर रहेगा उत्तराखंड में इसका? देखो, उत्तराखंड के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, उन लोगों को फ्री कुछ नहीं चाहिए। और दिल्ली सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड में बिजली हम बनाते हैं, टिहरी डैम पे बिजली हम बनाते हैं, पानी हम देते हैं पूरे पूरे देश को। क्या ये लोग हमें फ्री दे सकते हैं? और पहली बार उत्तराखंड का आदमी फ्री, कभी उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। और उत्तराखंड और दिल्ली में बहुत फर्क है। उत्तराखंड में आप जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो यहाँ हर हर घर में एक एक व्यक्ति आर्मी में होता है, और हम लोग स्वाभिमान से भारत के लिए, सेना में जाते हैं, और देश के लिए मर मिटने के लिए हमारे अंदर शुरू से जुनून होता है। और ये बिल्कुल दंगाई पार्टी है, ये हमेशा दंगे कराते हैं दिल्ली में, और ये हमेशा कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, ये कहते हैं एयर स्ट्राइक का सबूत दो, सेना के शौर्य में सवाल उठाते हैं। तो हम लोग जानते हैं। और ये लोग दिल्ली में जब दंगे हुए, हमारा उत्तराखंड का लाल के जो ये था, अपना उत्तराखंड का लाल था दिलबर नेगी, जो दिल्ली में रोजगार करने गया था, वो चाहता था कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं। उसको दंगे में इनका पार्षद ताहिर हुसैन उसको मार देता है, हाथ पांव काट देता है। आप दिल्ली में दंगे करा के उत्तराखंड के लाल को मारते हैं, और उत्तराखंड में जाके आप वोट मांगते हैं। और दिल्ली में 70 विधानसभाओं में एक भी उत्तराखंड के लोगों को आप टिकट नहीं देते, पर वोट मांगने आप उत्तराखंड, और चुनाव लड़ने आप उत्तराखंड जाते हैं। दिल्ली में हम यूज करते हैं उत्तराखंड के लोगों को। तो ये कहाँ तक है? ये जनता जानती है, और उत्तराखंड के लोग भी जानते हैं। और उत्तराखंड के लोग, मुझे लगता नहीं है कि इनके झांसे में किसी प्रकार भी आने वाले हैं। जी, आपको प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है अल्मोड़ा जिले से। सर बहुत सारे लोगों का चेहरा है अल्मोड़ा किससे वहाँ से, और बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन्स रहती है, एक डिबेट रहती है कि कौन जीतेगा, किसको टिकट मिलेगा। इन सब चीज़ों को हैंडल करना, इन सब चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल और कितना आसान है आपके लिए? देखो, संगठन हमेशा जिम्मेदारी देता है काम की। मैं आसाम भी गया चुनाव प्रभारी के तौर पे, अब संगठन ने यहाँ भेजा अल्मोड़ा ज़िले में, तो हम लोग करेंगे काम। और हमारे यहाँ जो मेहनत करता है, और जो रोज़मर्रा में भाजपा का काम करता है, संगठन काम करता है, तो पार्टी उसके ऊपर नज़र जरूर डालती है। और कंपटीशन हर जगह होता है, पर मुझे लगता नहीं है हमारे यहाँ कोई कंपटीशन है। और हमारे यहाँ डिसाइड होता है पहले से टिकट। हमारे यहाँ टिकट डिसाइड क्या होता है, हम लोग शुरू से ही कमल का फूल हमारा कैंडिडेट होता है। हमें कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। हम कमल के फूल को अपना कैंडिडेट मानते हैं, और जिसको टिकट मिल जाए उसके लिए पूरी पार्टी लग जाती है और चुनाव लड़ाती है बढ़िया ढंग से। सर इलेक्शन 2022 उत्तराखंड के जो अभी आने वाले हैं, उसमें भाजपा की सबसे बड़ी नीति उत्तराखंड के लिए क्या है? देखो, उत्तराखंड में आप राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज़्यादा, जो ऑल वेदर रोड मेरे ख्याल से कई करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में जो लगातार, जिसको मॉनिटरिंग खुद डायरेक्ट पीएम करते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? इतने बड़े बड़े काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। आयुष्मान भारत जो सबसे बड़ी योजना है, मेडिकल योजना, जिसमें 5 लाख का आपको मुफ्त इलाज मिलता है, वो उत्तराखंड में होता है। और ऐसे कई चीज़ें, अभी केदारनाथ का सौंदर्यीकरण हमारे पीएम साहब ने करा। और सबसे मजे की बात यह है कि ये पहला स्टेट होगा जहाँ सबसे ज़्यादा पीएम जाते हैं, और पीएम को एक अलग से प्रेम है उत्तराखंड से। तो इससे बड़ा गौरव की बात नहीं होगी उत्तराखंड के लोगों के लिए। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं, अभी उधम सिंह नगर में हमने एम्स दिया, लोगों को दिक्कत होती थी, आप एम्स मिला। और कई ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रही है गवर्नमेंट, और आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, रेल मार्ग भी हमारे दुरुस्त हो रहे हैं, और जगह जगह रेल को जोड़ रहे हैं हम लोगों के लिए। सर वापस से शिक्षा नीति पे आते हैं, और आपसे एक बार वापस से उनकी नीतियों पे आते हैं कि उन्होंने स्वीडन और फिनलैंड जैसी देशों से अपना जो कंसेप्ट है वो उठाया है, और उन्होंने अपने जो वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ भेजे थे, उसके बाद यहाँ पे सारा काम किया गया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद पहली बार किसी पार्टी ने देश में की है या दिल्ली में की है, और वो यही प्रचार हर एक राज्य में जाके कर रहे हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है, चाहे पड़पड़गंज से मिले या आपसे इसके बारे में बातचीत की जाती है, तो क्या आप ऐसी कोई शिक्षा नीति लेके आएंगे या इससे बेहतर कुछ? देखो, कोई शिक्षा नीति मैं आपको बता दूँ, जब से पिछले 7 सालों में कोई स्कूल में नया स्कूल नहीं बनाया। आपको जानकारी दे रहा हूँ इसके माध्यम से। कोई नया स्कूल नहीं है, नया कॉलेज नहीं है 5-7 साल, कोई नया हॉस्पिटल नहीं है। सिर्फ जो पुराने स्कूल थे उनको इंटीरियर करके, और उनको चंद ठेकेदारों को, चंद अपने लोगों को काम देके इनकाम देने का काम किया है। और दिल्ली में 1091 स्कूल हैं दिल्ली में टोटल, और सिर्फ 196 स्कूलों में प्रिंसिपल हैं। बाकी स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है, 22 प्रिंसिपल चलाते हैं। और 23,000 स्कूलों में टीचर के पद खाली हैं। और स्कूलों में हर साल 9th में 1 लाख बच्चा फेल होता है। और अभी 2014 में आरटीआई के मुताबिक स्कूल में 17 लाख बच्चे पढ़ते थे,
और आज सिर्फ 11 लाख बच्चे रह गए। आपने स्कूल का स्तर बढ़ाया तो 6 लाख बच्चे कहाँ चले गए? अगर आपने स्कूल में बहुत काम किया, आप कह रहे हैं मैंने बहुत काम किया, तो आप बताइए ना मुझे 6 लाख बच्चे कहाँ चले गए? ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई कह रही है, आप निकाल सकते हैं। ये कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपने लोगों को रोजगार देने का काम हुआ, कालाबाजारी हुई। 30 लाख रुपए एक कमरे में, इस कमरे में हम बैठे हैं 10 बाई 12 का कमरा, इसमें 30 लाख रुपए लगा दिए और कई करोड़ों के इन्होंने घोटाले करे और कुछ नहीं करा। आज स्कूलों का स्तर बहुत गिरा हुआ है, टीचर नहीं है, स्कूलों की हालत खराब है और सिर्फ बिल्डिंग चमका दी है, सिर्फ अपने लोगों को काम देने के लिए, और कुछ नहीं है इसके अलावा। सर यही सच्चाई तो शायद उत्तराखंड की स्कूलों की भी है कि आज भी पहाड़ों में भाजपा यहाँ पे रही है पिछले 5 सालों में, तो ये सच्चाई तो यहाँ की भी है। मैं सर आपको बता दूं, हमारा अभी तक सन 2000 में हमारा स्टेट बना और उसके बाद 5-5 साल में हर साल गवर्नमेंट बदली और भाजपा को कभी भी 10 साल या 6 साल या 10 साल ऐसे काम करने का मिला नहीं। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अभी डबल इंजन की सरकार हमारी, हम केंद्र में, हमें स्टेट में, हमें 5 साल में हमने बहुत काम किया, स्कूलों में हमने बहुत काम किया और हमें अगर समय मिलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे स्कूल होंगे। और आप भी हल्द्वानी की हैं, मैं भी उत्तराखंड का हूँ और सबसे अच्छा एजुकेशन हब उत्तराखंड में है। आपको पता होगा नैनीताल और देहरादून में पढ़ाने के लिए लोग दिल्ली से आते हैं, यहाँ भेजते हैं अपने बच्चों की, मेरे बच्चे को दाखिला नैनीताल में हो जाए, और यहाँ दाखिला मिलता नहीं है, लोगों को वेटिंग होती है। स्कूल कहीं ना कहीं अच्छे हैं ना यहाँ, तभी लोग आते हैं बाहर से पढ़ाने, और देहरादून में अच्छे स्कूल हैं। ये हमारे यहाँ और हरिद्वार में सब जगह हमारे एक से बड़े कॉलेज हैं जहाँ बच्चे पढ़ के आते हैं और निकलते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में निकल के जाते हैं यहाँ से पढ़ के। तो कहीं ना कहीं यहाँ का एजुकेशन हब बहुत अच्छा है और दिल्ली से अच्छा मुझे लगता है। बाकी और वो क्या लगता है, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ और मूलतः मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, पर मैं दिल्ली से मैंने पढ़ाई करी। पर दिल्ली की जो हालत आज है स्कूलों के मामले में, सिर्फ लोगों को बाहर की चीज़ें दिखती हैं, अंदर की चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती। आज दिल्ली में जितने भी टीचर हैं वो कलर का काम करते हैं, उनका जो मेन काम था पढ़ाने का वो भूल गए हैं। उनकी ड्यूटी सिर्फ कलर का काम, आए दिन सिर्फ प्रचार करना है, आम आदमी पार्टी का प्रचार करना है। बड़े बड़े होल्डिंग फ्लैग्स स्कूलों के अंदर लगते हैं। शिक्षा नीति हमने भी देखी, पर आज तक ऐसी शिक्षा नहीं देखी जो स्कूलों के अंदर बड़े बड़े फ्लैग्स लग रहे हैं इनके, वहाँ पे बिल्कुल उसको बिल्कुल राजनीतिकरण कर दिया है। तो ऐसे स्कूलों में आप सोच सकते हैं क्या पढ़ाई होती होगी जहाँ राजनीति हो रही है। सर आपने बोला कि हल्द्वानी या उत्तराखंड एक एजुकेशनल हब है, लोग बाहर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये सच है, लोग बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन सर रोजगार की बात अगर करते हैं, फिर रोजगार के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता है, तो यहाँ का यूथ तो यहाँ रुक ही नहीं पा रहा है। तो भाजपा की क्या कुछ नीतियाँ होनी चाहिए रोजगार को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए कि यहाँ की एजुकेशन यही काम आ सके? देखो, मैंने आपको फिर बताया, अभी हम 5 साल पूरे करने वाले हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि रोजगार के लिए बहुत काम मोदी जी कर रहे हैं। और यहाँ भी अभी 3 महीने के अंदर धामी सरकार ने बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली और कई वैकेंसी जो बंद पड़ी थी पिछले कई सालों से, उनको लोगों को जो कच्चे में लोग थे उनको पक्का भी किया और कई वैकेंसी ओपन भी करी। और हमें और समय मिलेगा तो और बहुत सारे रोजगार है और बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ आना चाहती है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि पहले की सरकारें जो थी, कांग्रेस थी, उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को लूटा, आपस में मेवा बांटा और जमीन में कुछ नहीं करा। पर आज आप बताइए 5 साल के अंदर आपको कोई करप्शन नहीं मिला होगा उत्तराखंड में, एक घोटाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं और रोजगार में भी काम हो रहे हैं। और वैसे भी अभी हमारा जो उत्तराखंड है अभी 20 साल का हुआ है, मतलब 21 साल का हो जाएगा। और धामी जी ने कहा कि 2025 तक हम इसको बहुत विकसित करेंगे और आने वाले समय उत्तराखंड के लोगों के ऊपर पूरे देश की नज़र रहेगी और लोग देखेंगे। और आज भी आपको ध्यान होगा, पूरा देश उत्तराखंड के लोग चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उत्तराखंड के लोग हैं। आज अजीत डोभाल जी उत्तराखंड की धरती से आते हैं, जनरल बिपिन रावत CDS उत्तराखंड की धरती से आते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों का स्वाभिमान है, हर जगह हम लोगों की इज्जत है, हम लोगों को पूछा जाता है, हमारे अंदर टैलेंट है, ये तो है। तो सर आखिरी सवाल पूछती हूँ आपसे कि इस बार 2022 इलेक्शन के लिए भाजपा कितनी तैयार है और आपको क्या लगता है कि इस बार का नतीजा क्या भाजपा के हक में रहेगा? इस बार युवा मुख्यमंत्री हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। और मुझे लगता है कि हमारा जो 57 हम सीटें लाए थे लास्ट टाइम, और इस बार हमारा जो है हम 60 के पार जाने वाले और एक मजबूत सरकार, डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। और आने वाले समय में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और जो मोदी जी का विजन है, मोदी जी चाहते हैं कि हर गरीब तबका ये जो लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति मतलब जिसके पर कोई सरकारी साधन नहीं है, उस तक लाभ पहुँचे। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं। चाहे आप आयुष्मान भारत, मैंने बताया आपको मैंने बताया जनधन योजना के तहत लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा खाता होना चाहिए।
लोगों को करीबन देश के 50 करोड़ लोगों को जनधन खाते खुलवाए, ठीक है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोग गांव में, मैं गांव पृष्ठभूमि से आता हूँ, लोग लकड़ी का चूल्हा जलाते थे, आधा धुआं शरीर के अंदर, आधा धुआं अंदर, बीमार होते थे। पर आज गैस के चूल्हे दिए। आज शौचालय की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 2014 में जब हम प्रधानमंत्री जी पीएम बने, लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बिजनेस की बात करेंगे, पर उन्होंने कहा कि इतने साल हमें आज़ादी के साल हो गए, पर आज तक हमारे घर में शौचालय नहीं है। और स्वास्थ्य योजना के तहत हर घर में शौचालय दिए। आज 13 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को शौचालय दिए, गांव में दिए। ये गांव में काम हो रहा है। बिजली के तार 30 आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसे 3000 गाँव थे जहाँ बिजली के तार ही नहीं थे, वहाँ तार पहुँचाए। और इंटीरियर में काफ़ी काम हो रहा है। ये सब काम इंटीरियर में हो रहे हैं, मतलब उत्तराखंड जैसे शहर में हो रहे हैं, स्टेट में हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला बहुत बड़ा विजन है मोदी जी का, और काम अच्छा होंगे और लोगों को विश्वास भी करना चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी एक युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, और आने वाले समय में हम लोग सरकार दोबारा बनाएंगे, और जो काम छूट गए हैं पिछली सरकार में वो काम होंगे, महिलाओं के लिए होंगे। महिलाओं के लिए रोजगार की बात जो हम करते हैं वो मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनेगा। सर, आप धामी जी का नाम ले रहे हैं, तो हम ये मान लें कि धामी जी ही अगले मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं तो वही रहेंगे पूरे 5 साल तक सर? क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता रहता है बहुत जल्दी। देखो, चेहरा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब एक से बड़ा रेक है। हमारे कोई ऐसा नहीं कि तीरथ जी काम नहीं करते थे इसलिए हटा दिया। हमारे यहाँ संगठन है, ऊपर से डिसाइड होता है, उनको कोई और काम दे दिया। तो ऐसे काम बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनकी स्थिति खराब थी इसलिए हटा दिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और पुष्कर सिंह धामी के चेहरे में चुनाव लड़ा जा रहा है, और आने वाले 5 साल वही रहेंगे, और मुझे लगता नहीं कि वो हटेंगे। और ये हटाने का लोग कई बार मुझे पूछते हैं कि भाई आप हर बार हटा दी, तो मैंने नहीं, ये हमारी संगठन की एक नीति है, और किसी को कुछ काम में लगा देते हैं, किसी को कुछ काम में लगा देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो बेकार काम कर रहा है इसलिए हटा रहे हैं, ये तो चलते रहता है हमारे यहाँ। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, आपके जवाबों के लिए। तो मैं जनता से बस यही कहूँगी कि आज हमने बात की उत्तराखंड के बारे में, भाजपा के बारे में, भाजपा की नीतियों के बारे में, और सबसे ऊपर शिक्षा नीति के बारे में। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप तक सारे सवालों के जवाब पहुंचे होंगे, सारे मुद्दे पहुंचे होंगे। पगडंडी की टीम इसी तरह से अलग अलग पार्टी से, अलग अलग नेताओं से आपको मिलाते रहेगी, जिससे 2022 इलेक्शंस में आप अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए एक बेहतरीन नेता और पार्टी चुन सकें। धन्यवाद।